कि ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी का क्या राहुल गांधी से मुद्दा छीनने की तैयारी है? गांधी बार बार संसद में भी और बाहर भी इस बात को कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम सरकार को मजबूर कर देंगे और जाति जनगणना होगी। लेकिन आज जब सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि पाकिस्तान के ऊपर सरकार क्या फैसला करेगी, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके ऊपर क्या करेगी, और उसके बीच में सरकार एकदम से ये फैसला करती है कि वो कास्ट सेंसस कराने वाले हैं, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात पे दी थी। मुझे क्योंकि मुझे आपका मुझे जो इसका सबसे बड़ा कारण ये लगता है, जैसा आदेश हमको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हो, लेकिन बिहार में जाति जाएगी नहीं और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आने वाला है। जब जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती थी और जब जब ये सीनियर नेता इकट्ठे बैठते थे, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका ऐसा था जो राहुल गांधी के इस मुद्दे के साथ सहमत नहीं था। वो ये कहते थे कि नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत प्रभावित रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, तो अब वो ये कहेंगे इस फैसले के बाद कि नहीं नहीं, फैसला तो मोदी जी ने कर दिया है, अब राहुल गांधी का विषय जो बिल्कुल ठीक है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक सर्कुलर जारी किया और ये कहा कि देखिए, आप सब लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव के साथ जाइए, जो हमने ये कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं पहलगाम के मुद्दे पर। आप कोई भी टिप्पणी मत कीजिए मीडिया में जाके। फरवरी के एंड में और मार्च की शुरुआत में 2027 में यूपी का चुनाव होना है। मुझे लगता है कि यूपी के चुनाव से पहले ये जो आंकड़ा है, ये जो कास्ट सेंसस का आंकड़ा होगा, उसको सरकार रिलीज कर देगी ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका फायदा मिल सके। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि सौगाते मोदी, तो सौगाते मोदी में फिर टॉप लीडरशिप से लेके और ब्लॉक जिला अध्यक्ष तक वो सब उसमें जुट जाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें बड़ी खबरें आ रही हैं कि सुप्रिया श्रीनेत से बड़ी नाराजगी है, वो सोशल मीडिया की हेड हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक खबर लिखी और चलाई और सोशल मीडिया पे ये चल रही है कि सुप्रिया श्रीनेत को बड़ी फटकार लगी है कि आपने पोस्टर क्यों कर दिया, जबकि आज वो खुद, मैंने टीवी पर देखा, खुद डिफेंड करती हुई दिखाई दी कि मैंने तो कुछ नहीं है, तुषार कपूर की एक फिल्म थी गायब, उसका पोस्टर मैंने रीशेयर किया है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। उसमें सिर्फ गर्दन नहीं, उसमें हाथ और पैर भी नहीं। लेकिन जब इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर, इस देश के मुख्यमंत्री और एक इतना बड़ा प्रचार तंत्र उसको उस मुद्दे को उठाएगा, तो मुद्दा बनेगा। सेंटीमेंट देखना चाहिए, आप जनता के सेंटीमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। जिस दिन आप ये बात समझ लोगे, उस दिन कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी। बीजेपी की सबसे बड़ी पावर क्या है कि वो राष्ट्रवादी है। वो है या नहीं एक अलग बात है, बट उसका परसेप्शन है लोगों के बीच में कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है। मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है, ये परसेप्शन है, शहर से लेकर गांव तक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और लोग लगातार अटकलें लगा रहे थे। मेरे साथ इस वक्त आदेश जुड़ गए हैं। आदेश के साथ मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं 6 बार पाकिस्तान गया। हमको भी ये लग रहा था कि आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा वो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर होगा, इसी संदर्भ में होगा, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में होगा। लेकिन राजनीति जो है, इसकी अपनी एक शख्सियत होती है और ये कभी भी पलट सकती है, उलट सकती है और साथ ही साथ ये लोगों को सरप्राइज कर सकती है। ऐसे ही एक फैसले के साथ आज नरेंद्र मोदी सरकार ने सबको सरप्राइज किया है। एक बैठक हुई सीसीएस की कल, सीसीएस की नहीं लेकिन सीसीएस से जुड़े हुए जितने बड़े अधिकारी थे वो उस बैठक के अंदर थे। इस बैठक के अंदर रक्षा मंत्री थे, तीनों सेना के प्रमुख थे, साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। इसके बाद आज सीसीपीए की बैठक हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई। इसके अलावा आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद एक का एक सरप्राइज देते हुए सरकार ने, जहां भारत और पाकिस्तान युद्ध की अटकलें लगाई जा रही है, पूरी दुनिया की नजर साउथ एशिया के इस सब कॉन्टिनेंट की ओर है, वहां पर सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। अब ये मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में, जहां जाति है जो जाति नहीं। और भारत में कहा जाता है, इन दिस कंट्री पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। ये बात हमको कई बार पढ़ाई जाती थी, समझाई जाती थी जब हम राजनीति की एबीसीडी सीख रहे थे। तो ये एक बड़ा सरप्राइज डेवलपमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने किया है। कल इससे पहले जो है प्रधानमंत्री की संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ एक लंबी बैठक भी हुई थी। क्या इस फैसले को उससे जोड़कर देखा जाए? हाल ही के अंदर संघ ने जो है अपनी एक बैठक के अंदर ये बात साफ साफ कही थी और खुलकर जातीय जनगणना का समर्थन किया था। लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार ने
औपचारिक तौर पर तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम पैनलिस्ट ये बात हमेशा कहते थे और ये बात बार बार कहते थे कि जाति जनगणना समाज को कई हिस्सों के अंदर बांटेगी। तो ये जो सबसे बड़ा मुद्दा था, इसको लेकर राहुल गांधी पिछले कई सालों से चल रहे थे। और राहुल गांधी की चाल को, ढाल को, रंग को, उनके राजनीतिक तेवरों को कोई सबसे बेहतर ढंग से समझता है तो वो है मेरे मित्र आदेश रावल। आदेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम थैंक के यू सर। अंदर। और थैंक यू। उम्मीद करता हूँ पॉडकास्ट जो है आपको पसंद आया होगा। मैं आगे बढ़ूं और आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी का, क्या राहुल गांधी से मुद्दा छीनने की तैयारी है? सबसे पहले बताऊं आपको कि आपके पॉडकास्ट को बहुत लोगों ने देखा है और बहुत प्यार दिया है। और दीपक जी, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया अपना। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पिछले 2 साल से पहली यात्रा हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद फिर यात्रा हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उस न्याय यात्रा से उन्होंने इस मांग को उठाना शुरू किया था कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, और वो इस बात को कहते थे कि जिसकी इतनी हिस्सेदारी, जिसकी इतनी आबादी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। और जब सरकार थी बिहार में नीतीश कुमार, लालू और कांग्रेस पार्टी की, तो इन्होंने वहां पे जनगणना कराई भी थी। और राहुल गांधी बार बार संसद में भी और बाहर भी इस बात को कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम सरकार को मजबूर कर देंगे और जाति जनगणना होगी। लेकिन आज जब सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि पाकिस्तान के ऊपर सरकार क्या फैसला करेगी, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके ऊपर क्या करेगी, और उसके बीच में सरकार एकदम से ये फैसला करती है कि वो कास्ट सेंसस कराने वाले हैं, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात पे दीपक जी, सबसे पहले तो क्योंकि क्योंकि अक्सर सरकारें ऐसी होती हैं कि विपक्ष की बातें नहीं मानती, सरकार किसी की भी हो, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनका मुद्दा है, उस पर हम क्यों जाए। लेकिन अभी तक पिछले 10 साल में जब मैं प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो धर्म की पिच पे खेलते हुए आ रहे थे। और आपने देखा कि जिस तरीके का सेंटीमेंट देश में 10 साल से चलता आ रहा है, वो धर्म है। और जाति कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि विपक्ष की पिच थी। और इसका 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 प्रमाण है 2024 का लोकसभा का इलेक्शन, जिसमें इस देश के दलितों ने खुलकर विपक्ष को वोट दिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, और मैं ये भी कहूंगा कि ओबीसी का भी एक चंक टूटा था, जिसके कारण बीजेपी को भारी नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर भारत में हुआ। तो अब इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से एक दिन सरप्राइज एलिमेंट की तरह सरकार जो है वो इस बात का फैसला कर देगी। ये बात आपकी सही है, लेकिन मुझे लगता है सरकार की जो निगाहें हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव पे है। बिहार का चुनाव इसी साल में है, और बिहार ऐसा प्रदेश है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि वो जातियों में बहुत ज्यादा बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति बहुत आसानी से होती है, लेकिन बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ जाति बहुत हावी होती है, और कहते हैं कि वहां चौराहे पे लोग राजनीति की बात करते हुए आपको मिल जाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि राहुल गांधी का मुद्दा छीन लिया या विपक्ष का मुद्दा छीन लिया, आप देखिए कि अखिलेश यादव भी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस साल में होने वाला बिहार का चुनाव है। तो इस ये फैसला क्यों किया गया? क्या शंका दबाव था सरकार के ऊपर? और इसके पीछे और क्या क्या है, क्योंकि फैसला अभी हुआ है दीपक जी, इसको भी रिकॉर्ड करने में समय लगेगा कि भैया सरकार ने ये फैसला क्यों किया, उन्होंने क्या अपना नुकसान देखा, क्या अपना फायदा देखा, विपक्ष की बात को क्यों मान लिया, और खास तौर पर राहुल गांधी की बात को क्यों मान लिया। क्योंकि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो पिछले 11 साल से इनके निशाने पे सीधे प्रधानमंत्री मोदी होते हैं, गौतम अडानी होते हैं, मुकेश अंबानी होते हैं। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा हैरान कर रहा है, बल्कि मेरा मन कर रहा है कि मैं आप ही से पूछूं कि सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया, मुझे क्योंकि मुझे आपका मुझे जो इसका सबसे एक्सपीरियंस। बड़ा कारण ये लगता है, जैसा आदेश हमको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हो, लेकिन बिहार में जाति जाएगी नहीं और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आने वाला है, तो एक लार्जर नेरेटिव को, क्योंकि जो जनगणना का मुद्दा है वो 2021 से लंबित है। आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि 2021 के अंदर कोरोना आ गया था, उसके बाद हम जनगणना करा नहीं पाए। और अगर जनगणना के साथ जाति जनगणना ये सरकार नहीं कराती तो आप समझ सकते हैं विपक्ष किस ढंग का नेरेटिव खड़ा करता। और मुझे इसकी टाइमिंग इसलिए भी बहुत क्रूशल लगती है आदेश, मैं इस बात से को आपको बताना चाहता हूं कि देखिए अभी आया मुद्दा, मुद्दा 2-3 दिन चलेगा, राहुल गांधी को क्रेडिट मिले या लोग ये कहें कि राहुल गांधी से मुद्दा छीन लिया गया है, फिर पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट कर जाएगा किस पर? जो पाकिस्तान के अंदर होने वाला है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था पाकिस्तान के अंदर बड़ा और कड़ा कदम होगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें हैं,
सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि सरकार पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के मामले में बहुत केयरफुल रहती है। और उस पॉलिटिकल नैरेटिव का लंबा लाभ विपक्ष को ना मिल जाए, इसके लिए भी सरकार जो है वो काफी चीजें करती है। तो आपने जाति जनगणना करा के राहुल गांधी की बात भी मान ली, उनके एजेंडे को मान लिया, उनकी इस बात को भी मान लिया कि जाति के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये होना चाहिए। तो एक तरह से सरकार उसको सिद्धांतता मान रही है। उसके जो अपने सोशल इंजीनियरिंग के इक्वेशन है उन्होंने उसको भी सेट कर लिया है, उसको भी फिट कर लिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव जीतती है तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि वो बड़े लेवल पे वहां पे सोशल इंजीनियरिंग करती है, तो उसमें उसको मजबूती मिलेगी, ये तो निसंदेह होगा। और साथ ही साथ राष्ट्रवाद पर जाति का एक इतना बढ़िया मुलम्मा चल जाएगा कि जिससे नैरेटिव बनाना बहुत आसान होगा। क्या राष्ट्रवाद कोई पॉलिटिकल नैरेटिव है जो इलेक्शन के अंदर काम करता है? मुझे लगता है कि भारत में हमेशा इलेक्शन के अंदर राष्ट्रवाद के पॉलिटिकल नैरेटिव ने काम किया है। चाहे 1999 के बाद जो करगिल वॉर के बाद जो चुनाव हुआ था, या पुलवामा में के बाद जो चुनाव हुआ था, उसमें आशा से अधिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली थी दोनों जगह। तो मुझे लगता है ट्राइड और टेस्टेड वेपन है राष्ट्रवाद का, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास है ही। ऐसे में विपक्ष का सबसे बड़ा नैरेटिव जो बिहार के में उनके लिए बड़ा चुनौती बनने वाला था, उसको एक तरह से पंचर करने की कोशिश है। और जिस तरह से जेब से निकाल के अश्विनी वैष्णव ने पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद एक पूरा माहौल तैयार किया कि कैसे कांग्रेस ने जाति जनगणना करा ली थी, फिर उसके बाद पलट भी गई। क्योंकि कांग्रेस के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता कि 2011 में आपने जाति जनगणना करा ली थी, आपने उसका डाटा क्यों नहीं जारी किया। कर्नाटक में आपको बहुत बेहतर पता होगा, हाँ, जाति कर्नाटक में अभी तक सर्वे डाटा हो जारी नहीं चुका है, किया है। लेकिन आपने उसका आंकड़ा जारी नहीं किया है। अब मुझे आप कर्नाटक की बात बताइए कि कर्नाटक में मेरी जो जानकारी है वो ये है कि वोक्कलिंगा समुदाय की संख्या जितनी बताई जाती है उससे बहुत कम है, इसलिए डीके शिव कुमार इस आंकड़े को जारी करना चाहते ही नहीं। क्या ये मैं हकीकत है? आपको ना, ये बात तो सबको पता है, जो आपने मतलब सब अखबार में छप चुका है। एक दिन एक बैठक थी, राहुल गांधी ने कहा डी के शिव कुमार को कि हाँ, मुझे मालूम है कि तुम नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस का जो डाटा है वो बाहर आए, और कह के और कंधे पे हाथ रख के चले गए। तो पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें एक दूसरे को सबको पता है। अब आपको मैं कहानी और सुना देता हूँ। जब जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती थी और जब जब ये सीनियर नेता इकट्ठे बैठते थे, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका ऐसा था जो राहुल गांधी के इस मुद्दे के साथ सहमत नहीं था। वो ये कहते थे कि नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और आज आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी, यानी राहुल गांधी को सबसे पहले तो अपने घर के अंदर ही कास्ट सेंसस का विरोध झेलना पड़ रहा था अभी तक। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत प्रभावित रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, तो अब वो ये कहेंगे इस फैसले के बाद कि नहीं नहीं, फैसला तो मोदी जी ने कर दिया है, अब राहुल गांधी का विषय जो बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी के अंदर। जैसे आपने कल देखा होगा, मैं कास्ट सेंसस से जोड़ के उदाहरण देता हूं आपको दूसरा, कि आज संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक सर्कुलर जारी किया और ये कहा कि देखिए, आप सब लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव के साथ जाइए, जो हमने ये कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं पहलगाम के मुद्दे पर। आप कोई भी टिप्पणी मत कीजिए मीडिया में जाके, वो बिल्कुल मत जाइए। और संगठन महासचिव के सर्कुलर को प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। दीपक जी, मुझे हैरानी इस बात से हुई कि इस पार्टी में इतनी ज्यादा इंटरनल लोकतंत्र है कि इनको लगता है कि नहीं, हम सब आजाद हैं। ये ऐसी, देखिए आप कल देखिए, कल जो वो एक कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट किया गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगा के कहा कि गायब। गायब है, गायब वाला, अब वो कर दिया गया। अगर आपको इस बात का एहसास हो गया था कि वो गलती हो गई है, तो आप उसको तुरंत हटा सकते थे, लेकिन आपने दिन भर अपनी भद पिटवाई और शाम होने के बाद उसको हटाया। तो यहाँ ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी तय करना, यानी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इस पार्टी में है ही नहीं। आपको एक उदाहरण और दे देता हूँ। 7 महीने हो गए हरियाणा चुनाव हारे हुए, आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वहां पे विधायक दल का नेता कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, उसको ऐसे ही छोड़ दिया आपने। ऐसे नेता हैं दीपक जिस पार्टी में कि जो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं ना, उसको रिट्वीट भी नहीं करते हैं। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। दूसरा, तो, अभी तो बीजेपी का जो तंत्र है, अब देखिए जैसे वो गायब वाली फोटो आई, उसके बाद मुख्यमंत्रियों ने, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ऐसा हमला बोला कि वो
वो इशू राष्ट्रीय इशू बन गया, जबकि वो ट्वीट एक दिन पहले का था। सर तन से जुदा के नेरेटिव को जोड़ दिया उसके साथ। सर हाँ, तन से जुदा के नेरेटिव को जोड़ दिया। मैं वही कह लश्कर रहा हूं। पाकिस्तान बता दिया और तो इंडी आप को उनके रावलपिंडी अलायंस। आप उनके तंत्र से नहीं लड़ सकते। वो जो बम्बार्डिंग करते हैं ना, वो मतलब गजब करते हैं, जैसे इंडियन आर्मी नहीं करती पाकिस्तान के ऊपर, ऐसे करते हैं वो। तो आपके पास जवाब नहीं होता। तो इस पार्टी में किसी की जवाबदेही नहीं होती। फिर फाइनली राहुल गांधी ने फटकार लगाई किसी वेणुगोपाल जयराम रमेश के ऊपर, फिर जाके इसके ऊपर शाम होते होते एक्शन हुआ। ये सोच ही नहीं पाते कि इसके रिpercussions क्या होंगे। अब हम वापस आते हैं जाति जनगणना के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है दीपक जी कि ये बात सही है कि आज की डेट में अगर हम इसको एनालिसिस करें, इसको डिकोड करें, तो हमें लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी ने राहुल गांधी का मुद्दा छीन लिया। लेकिन राहुल गांधी चिल्ला चिल्लाकर अपने भाषणों में ये बात कहेंगे कि देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था ये बात कि मैं जाति जनगणना करा के रहूंगा, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। राहुल गांधी ने ये बात हाउस के अंदर कही थी, और वो इस बात को फिर से दोहराएंगे, आज फिर दोहराएंगे ये जब तो हम। चुनौती देकर कही थी तो ज्यादा ठीक होगा। आदेश हाँ चुनौती देकर हाँ, राहुल गांधी ने चुनौती कही थी। देकर कही थी, बिल्कुल कही थी। चुनौती दी थी, पब्लिक रैलीज में कही, संसद के अंदर कही। तो मुझे लगता है कि एक तरफ से उनकी जीत है, और खासतौर पर उन नेताओं के बीच में जो उनकी पार्टी के अंदर थे, ज्यादातर उनमें ब्राह्मण नेता थे। इतना ही बोल देता हूँ आपको, ये बोलने में मुझे हर्ज नहीं है। तो वो लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे राहुल गांधी के मुद्दे से। लेकिन आज शायद मुझे लगता है कि एग्री करें कि हाँ, राहुल गांधी का मुद्दा सही था, क्योंकि ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। ठीक है, मैं उस गायब वाले पोस्टर पर आया हूँ। एक सवाल मेरे दिमाग में जेहन में है उसके बात को लेकर, क्योंकि कई अखबारों ने उसके बारे में रिपोर्ट किया। लेकिन राहुल गांधी की जीत है या राहुल गांधी ने इस पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट किया, इस नैरेटिव के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से काफी निचले स्तर तक इंडी गठबंधन ले आया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अमेठी रायबरेली दोनों सीटें जीती। इसके बाद भी कई सीटें इतनी कमजोर होने के बाद कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस वहां पर जीता। नंबर वन की पॉलिटिकल पार्टी वहां पर इंडिया अलायंस बना। ये भी 43 सीटें हैं टोटल उत्तर प्रदेश में, 80 में से तो बहुमत वाली सीटें इंडिया अलायंस जीती। इन तमाम चीजों के बावजूद, इस तमाम अच्छी चीजों के बाद, सबसे बड़ी बात, क्या राहुल गांधी इसको इनकैश कर पाएंगे कि देखिए मेरा मुद्दा, मैंने सरकार को इसके लिए मजबूत किया, मेरी जीत हुई है? क्या इसको पॉलिटिकली राहुल गांधी भुना पाएंगे या कांग्रेस का तंत्र भुना पाएगा? देखिए, राहुल गांधी को एक बात अच्छे से पता है कि इस देश का जो अपर कास्ट है वो आज कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं कर रहा है। इसीलिए वो जानते थे कि जो ओबीसी का तबका है वो बहुत बड़ा है। जब जैसे बिहार की बात चल रही थी, तेजस्वी यादव मिलने के लिए आए थे, तो राहुल गांधी ने कहा कि आपको यादव के अलावा जो ओबीसी है उसमें भी आपको सेंधमारी करनी चाहिए, आपको उनकी मीटिंग करनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि 100 से ज्यादा जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी में आती हैं। तो इस जो मैंने आपको बताया, इसकी संख्या देख लीजिए आप। तो अगर 70% इस देश में ओबीसी है, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं, और कास्ट सेंसस में वो सामने आ जाएगा, तो राहुल गांधी ये बात जानते हैं कि धर्म की राजनीति में वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने और बीजेपी के सामने नहीं जीत सकते। इसीलिए ये सोच समझकर ये कास्ट सेंसस का मुद्दा उन्होंने उठाया था। और उनके अपने थिंक टैंक के अलावा मैं ये भी कहूंगा कि शरद यादव, जो इस दुनिया में नहीं है अभी, और सीताराम येचुरी, इन दोनों से लगातार वो मिलते रहते थे, लंबी चर्चाएं करते थे। दोनों दुर्भाग्यवश इस दुनिया में नहीं है। तो राहुल गांधी इस बात को अच्छे से समझते थे। अब आपने करी यूपी की बात। मुझे लगता है कि जब 2026 में जनगणना शुरू होगी, और फरवरी के एंड में और मार्च की शुरुआत में 2027 में यूपी का चुनाव होना है। मुझे लगता है कि यूपी के चुनाव से पहले ये जो आंकड़ा है, ये जो कास्ट सेंसस का आंकड़ा होगा, उसको सरकार रिलीज कर देगी, ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका फायदा मिल सके। लेकिन राहुल गांधी के सामने चुनौती ये होगी कि वो कैसे इसको एग्जीक्यूट करेगी, उनकी टीम कैसे जमीन तक पहुंचाएगी, धरातल पे लेके जाएगी कि ये मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था कास्ट सेंसस का, इसलिए आपकी जाति जनगणना हो रही है। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है दीपक जी, मैं 2007 से उनको कवर कर रहा हूं, कि वो जितने भी रिफॉर्म्स पार्टी में लाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, वो कह तो देते हैं, लेकिन वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। देखिए, अगर अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि सौगात मोदी, तो सौगात मोदी में फिर टॉप लीडरशिप से लेके और ब्लॉक जिला अध्यक्ष तक वो सब उसमें जुट जाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ वो बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ तो नेता ऐसे ऐसे हैं जिनको रिट्वीट तक नहीं करते, जिसमें जिसमें आपका लगना ही कुछ नहीं है। तो एग्जीक्यूशन की जो समस्या है, जो आपका सवाल है, वो उनके सामने है। एनकैश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है।
लेकिन क्योंकि राहुल गांधी के जो फेवरेट मुद्दे होते हैं वो उनको छोड़ते नहीं आसानी से, या तो पकड़ते नहीं, या पकड़ ले फिर छोड़ते नहीं। आप देख लीजिए रफेल, रफेल का मुद्दा देख लीजिए, अडानी का मुद्दा देख लीजिए, चीन का देख लीजिए, कार सेंसस का देख लीजिए। उसको फिर वो कंसिस्टेंटली परस्यू करते हैं कि नहीं, मुझे इस पर रहना है। कई बार नुकसान भी होता है, कई बार फायदा भी होता है। राजनीति में दोनों पहलू होते हैं, क्योंकि आप इसको नाप नहीं सकते, क्योंकि पैरामीटर नहीं है कि किस मुद्दे का नुकसान होगा, किसका फायदा होगा। अगर इस मुद्दे को आज बीजेपी या मोदी सरकार ये फैसला नहीं करती कि नहीं, हमें कास्ट सेंसस नहीं करवाना है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर आवाज उठ जाती राहुल गांधी के खिलाफ। तो रिप्रकशन हर चीज के होते हैं, लेकिन आज की डेट में मैं ये कहूंगा कि ये राहुल गांधी की जीत है। हाँ, उनके सामने चुनौती है कि वो कैसे इसका फायदा उठाएंगे। अब आप यूपी की बात कर रहे थे, मैं मुझे लगता है यूपी जो है ना, हालांकि वो आपका फोटे है, मैं उसको बोल देता हूँ, यूपी जो है बीजेपी के लिए दो धारी तलवार है। देखिए, आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी ने थर्ड टर्म जीत के दिया है बीजेपी को, उनके नाम का वोट है। ये सबको पता है कि मोदी के नाम का ही देश में वोट है। अब अगर योगी जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इतने सबसे बड़े राज्य के हिंदुस्तान के, तो मुझे लगता है कि वो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो जाएंगे। और जो दिल्ली में पीएम इन वेटिंग है वो अमित शाह है, सबको पता है। लेकिन ये सब लड़ाई जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के बाद की है, यानी उनके उनका सक्सेसर कौन होगा। ये संघ के भीतर भी विचार चल रहा है, ये भाजपा के भीतर भी विचार है। अब अगर अगर इसको मैं ऐसे देखूं कि भाई कि नेचुरल सक्सेसर तय हो रहा है, तो अमित शाह दिखाई देते हैं आपको। लेकिन योगी जी भी इतने ही, मतलब योगी जी के नाम की भी वोट है, वो भी पॉपुलर हैं लोगों के बीच में। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जब तीसरी बार सीएम बने, उनका टर्म पूरा भी नहीं हुआ था और वो प्रधानमंत्री हो गए। जबकि गुजरात जो है वो देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, और मुझे याद नहीं जब से मैं पैदा हुआ हूं कि कोई दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हो, और ये तीसरी बार बन जाएंगे। तो इन सब में ना बहुत उलझन है दीपक जी, बीजेपी के भीतर भी। और उधर एक नेता और है जो डेवलप हो रहा है, देवेंद्र फडणवीस। वो सेकंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल कैपिटल के सेकंड टाइम मुख्यमंत्री हैं। एज क्या है, 54 साल, 53 साल, इतनी एज योगी की है, बैक्ड बाय आरएसएस। तो ऐसा नहीं है कि इसके रिpercussions राहुल गांधी या विपक्षी पार्टियों पे ही आएंगे, इसके रिpercussions भाजपा के भीतर भी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये आपका फोटे है, मैं इसमें लेकिन बोल देता नहीं, हूँ। नहीं, मैं इस पर अपना जो जजमेंट है वो रिजर्व रखता हूँ। जजमेंट की बात नहीं, आपने बहुत ठीक ढंग से तमाम मुद्दों को समझा दिया, मुझे उनको फिर से समझाने या उनको एम्फेसाइज करने की आदेश जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो गायब वाला एपिसोड हुआ, इसमें बड़ी खबरें आ रही हैं कि सुप्रिया श्रीनेत से बड़ी नाराजगी है, वो सोशल मीडिया की हेड हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक खबर लिखी और चलाई और सोशल मीडिया पे ये चल रही है कि सुप्रिया श्रीनेत को बड़ी फटकार लगी है कि आपने पोस्टर क्यों कर दिया। जबकि आज वो खुद, मैंने टीवी पर देखा, खुद डिफेंड करती हुई दिखाई दी कि मैंने तो कुछ नहीं है, तुषार कपूर की एक फिल्म थी गायब, उसका पोस्टर मैंने रीशेयर किया है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ, ये बात सही है कि उनकी मंशा यही थी कि गायब के जो तुषार की मूवी थी गायब, उसका पोस्टर लगा के, और उस पोस्टर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसमें सिर्फ गर्दन नहीं, उसमें हाथ और पैर भी नहीं है। जी। लेकिन जब इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर, इस देश के मुख्यमंत्री और एक इतना बड़ा प्रचार तंत्र उसका उसको उस मुद्दे को उठाएगा, तो मुद्दा बनेगा। आप मौका देते ही क्यों हो? आपको पता है कि आपके दुश्मन इतने ताकतवर है, उनके पास पूरी योजना है आपको। अच्छा, दूसरा क्या है कि इस टाइम देश का जो इमोशन है वो आ, आ, इंडिया और पाकिस्तान के आसपास घूम रहा है, ठीक है। 26 लोग शहीद हुए हैं हमारे, तो ऐसी सेंटीमेंट देखना चाहिए। आप जनता के सेंटीमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। जिस दिन आप ये बात समझ लोगे, उस दिन कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जा सकती। कोई भी नहीं जा सकती। बीजेपी की सबसे बड़ी पावर क्या है कि वो राष्ट्रवादी है। वो है या नहीं एक अलग बात है, बट उसका परसेप्शन है लोगों के बीच में कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है। मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है, ये परसेप्शन है, शहर से लेकर गांव तक है। तो जिस दिन आप इस डैमेज कंट्रोल को रोक लेंगे, जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि नहीं, हमें ऐसा रहना है कि हमें मौका ही नहीं देना है बीजेपी को, क्योंकि आपके पास पावर नहीं है उनसे लड़ने की। आपके पास सिर्फ 3 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, उनके पास लंबी कतार है। और दूसरा क्या है ना, वहां डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। जो पार्टी लाइन तय हो जाती है, और जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद इन्वॉल्व हो या उनकी फोटो इन्वॉल्व हो, उसके बाद तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो आप ना अपने वीक पॉइंट्स पे खेलते हो।
ये बात सही है कि जब शाम होते होते वो फोटो डिलीट हुई तो ऊपर से राहुल गांधी जो है वो काफी खफा थे, और उन्होंने संगठन महासचिव को कहा, जयराम रमेश को बोला। उसके बाद सुप्रिया तक भी बात गई होगी, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन तभी ये एक्शन हुआ है। लेकिन अगर अगर ये इसको सुबह ही डिलीट कर देते तो मुझे लगता है कि शाम होते होते वो चीज कवर अप हो जाती। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये चीजें पब्लिक सेंटीमेंट के खिलाफ जाती हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे सिद्धारमैया का बयान आया कि हम युद्ध है। नहीं चाहते हैं। फिर एक बयान विजय वडेट्टीवार का कुछ आ गया, वो भी कुछ ऊट पटांग बोल रहे थे। कांग्रेस के हम्म। इकोसिस्टम के सपोर्ट पाने वाले दो लोग, राकेश टिकैत, उन्होंने तो बीजेपी पर ही एक तरह से राकेश टिकैत ने सवाल उठा दिया। नरेश टिकैत ने कह दिया कि भाई किसान भाइयों का पानी सिंध का क्यों रोका जा रहा है, वो भी अपने दुश्मन देश के लिए बात कर रहे थे। इसके अलावा हिमाचल के कृषि मंत्री, उन्होंने कुछ अलग बयान दे दिया। इसी तरह के बयान लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं से आते ही रहे। तो क्या कांग्रेस पार्टी के नेता इतने ना, एक कर्नाटका के मंत्री ने बयान दिया, खुद मुख्यमंत्री ने युद्ध नहीं करना चाहिए ऐसी बात कह दी। तो क्या इतने नादान हैं, या जिसको बोलते हैं कि कुछ भी कह देने की आदत लग गई है इन लोग? नहीं या ये दीपक जी, ऐसा समझते नहीं। नहीं कि जो कहेंगे उसका रिपरकशन क्या होगा? दीपक जी, ऐसा नहीं, नादान कोई नहीं है, सब राजनीति में है, सबको सब मालूम है। पहली बात तो ये है कि पार्टी के अंदर ना कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, नेतृत्व का डर नहीं है। यानी बेसिकली अगर जो लीडरशिप आज ना, कांग्रेस लीडरशिप जो है वो कमजोर है, क्योंकि उसके नाम का वोट नहीं मिल रहा है। राज्यों में सरकारें कम है, 3 टर्म का आप चुनाव हार चुके हो, ठीक है, तीसरी बार में आप 99 पे पहुंच पाए हो सांसद, ठीक है। तो लीडरशिप का जो डर है ना वो नहीं है। जैसे राहुल गांधी ने गुजरात में ये कह दिया कि हमारे यहाँ 30-40 लोग भाजपा से मिले हुए हैं। आपने किया क्या उसके बाद? अगर आप देखिए, नेता नेता का की जो जुबान होती है ना, वही उसकी पावर होती है। अगर आपने कह दिया तो आप एक्शन लेते। अगर प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह देते कि हमारे यहाँ 30-40 लोग जो है कांग्रेस से मिले हुए हैं, क्या वो बीजेपी में रह पाते? नहीं रह पाते। तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी खुद तय करनी पड़ती है। अगर आप जुबान के आदमी नहीं हो तो राजनीति में मुझे लगता है कि, जबकि राहुल गांधी ये कहते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी वायदा कर देते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और ऐसे उदाहरण भी हैं बहुत सारे। 2018 के चुनाव में, जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव था, तो इन्होंने कहा कि हम 10 दिन के भीतर किसानों के कर्ज माफ कर देंगे। तो राहुल गांधी ने कहा कि ये मैं तब बोलूंगा जब ये डुएबल होगा, कि इसको हम कर सकते हैं 10 दिन के अंदर। तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से राय ली कि सर ये पॉसिबल है, मैं जानना चाहता हूं। तब उन्होंने चुनावी भाषण दिया। लेकिन आजकल उनमें काफी बदलाव मैं देख रहा हूं कि आपको क्या आवश्यकता थी ये बात कहने की कि 30-40 लोग वहां मिले हुए हैं? क्योंकि जब आप एक्शन नहीं ले सकते ना, तो आप मत बोलिए ये बातें। और सारा सारा जो गेम है, राजनीति जो गेम है, परसेप्शन का है, नैरेटिव का है, क्रेडिबिलिटी का है। आज देश के लोगों को ये भरोसा है कि मोदी की क्रेडिबिलिटी है, तो वोट दे रहे हैं। जैसे जैसे आप भी जनता के बीच ये परसेप्शन लेके जाओगे कि नहीं, राहुल गांधी जो कहता है वो करता है, तो आपके ऊपर भी लोगों का भरोसा होगा। ऐसा नहीं है। तो ये जो आप बात कह रहे हो, इसका ये है कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन की कमी है, सेंट्रल लीडरशिप कमजोर है, और एग्जीक्यूशन जो है वो बिल्कुल जीरो है। इसलिए नहीं, मेरे सब को खुल के, इसलिए यहाँ हर व्यक्ति जो है वो तुर्रम खां है। यहाँ कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। हर आदमी जो है वो खुला सांड टाइप घूम रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। 3 दिन पहले जयराम रमेश ने ट्वीट करके ये बात कही कि नहीं, जो वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है वही बात हमें बोलनी है, उसके बाद अगर कोई बोलेगा तो वो उनकी अपनी राय है। जब उसके बाद भी लोग नहीं माने तो संगठन महासचिव को आज सर्कुलर निकालना पड़ा, और सर्कुलर को ट्वीट करना पड़ा प्रियंका गांधी को कि भैया लीडरशिप आपसे बहुत खफा है, आप लोग सोच समझ के बोलिए। तो ये जब ये ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे पार्टी के अंदर, तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है दीपक जी कि राजनीति में अगर इकबाल नहीं है ना, तो हो नहीं पाएगी। कमजोर है कोई बात नहीं, एक दो एक्शन तो लो। वो एक पुरानी कहावत है गांव की, गांव में कहते हैं ऐसा कि अगर बहू को डांटना हो ना तो बेटी को डांट दो, है ना। कुछ वैसा करना पड़ेगा इनको। हाँ, आपने बात तो सही बोली और व्यवहारिक बात बोली, लेकिन मैं एक बात आखिरी आपसे जानना चाहता हूँ। राहुल गांधी, उन पर ये आरोप लगता है वो 24/7 की राजनीति तो करते ही नहीं है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरे ख्याल से 24/7 से ज्यादा की राजनीति वो करते हैं। और जब टॉप लीडरशिप से अगर किसी तरह का लूजनेस आ जाती है या ढिलाई होने लगती है नीचे की लीडरशिप पे,
तो आपको पता है, आपने कह ही दिया सबसे बड़ी बात, खुले सांड की तरह कांग्रेस के नेता। तो उसी तरह का एक्शन आपको दिखाई देगा, उसी तरह का रिएक्शन आपको दिखाई देगा। तो क्या आप इसको राहुल गांधी की कमजोरी मानते हैं कि वो 24/7 पॉलिटिशियन नहीं है, गांधी परिवार 24/7 पॉलिटिशियन नहीं है? देखिए, मुझे लगता है यहाँ राहुल गांधी परसेप्शन में हारे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं, योगी जी सुबह 4 बजे उठते हैं, अखिलेश यादव 10 बजे उठते हैं, राहुल गांधी 24 घंटे पॉलिटिक्स नहीं कर पाते। ये सब जो है ना, ये नैरेटिव गढ़ा जाता है, और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है आपका और हमारा, हमारी बिरादरी का। तो उसमें ये लोग ना बहुत पीछे हैं। बीजेपी और इनकी जो टीम है वो मैन टू मैन मार्किंग करती है, वो हॉकी खेलते हैं। यहाँ यहाँ ये सब नहीं हो पाता। यहाँ आपको जो नेताओं के जो क्या बोलूं, उनको जो स्टाफ है वो इतना पावरफुल है दीपक जी यहाँ पे। तो बीजेपी परसेप्शन और नैरेटिव में बहुत आगे है, और प्रधानमंत्री मोदी का तो खैर मैं क्या ही कंपैरिजन करूं। और दूसरा, मुझे लगता है कि बार बार जब राहुल गांधी का कंपैरिजन प्रधानमंत्री मोदी से होता है, तो भी मुझे लगता है कि वहां पे वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये लड़ाई 24/7 से कहीं ज्यादा आपके परसेप्शन पे डिपेंड करती है, और इसको अच्छे से किल करते हैं अखिलेश यादव। आप देखिएगा अपने इंटरव्यूज में वो कितना शार्पली अटैक करते हैं कि आपको कैसे पता कि मैं 4 बजे नहीं उठता, है ना। राहुल गांधी ये सब नहीं कर पाते, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते पिछले करीब 3-4 साल से। और उन्होंने जब यात्रा भी निकाली तो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया को इंटरव्यू नहीं दी। अपना पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं दिया। वहीं अगर कोई और नेता होता बीजेपी का और वो पैदल चलता 100 किलोमीटर भी, तो वो पहले पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया को इंटरव्यू देता। प्रचार और प्रसार एक बहुत बड़ी चीज है राजनीति में।